हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी एक बार फिर राजनीतिक शालीनता, मर्यादा और नैतिकता को दरकिनार करते हुए निचले स्तर की राजनीति कर रही है और निचले स्तर के हमलों पर उतर आई है। जाहिर है यह हमला राहुल गांधी पर ही हुआ है। पिछले 20 सालों से राहुल गांधी बीजेपी की आंख में बुरी तरह खटक रहे हैं, क्योंकि वो लगातार आरएसएस और बीजेपी की नीतियों की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी ने राजनीति में पहले उन्हें नौसिखिया बताने के लिए पप्पू कहा, शहजादे कहा, उसके बाद उनकी छवि खराब करने के लिए उन्हें नशे का शिकार बताया। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए, उनके मंदिर जाने पर आपत्ति की, उन पर ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के विदेश में दिए भाषणों के आधार पर उन्हें देशद्रोही कहा गया। दसियों मुकदमे देश भर की अदालतों में, दसियों नहीं बल्कि 30 मुकदमे कह सकते हैं अब देश भर की अदालतों में राहुल गांधी पर लगाए गए। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म की गई, लेकिन इतना होने के बावजूद राहुल न झुके, न दबे और न डरे और बेखौफ बीजेपी से सवाल पूछते रहे। तो बीजेपी ने अब अपना न्यू नॉर्मल दिखाते हुए राहुल गांधी के लिए एक पोस्टर जारी किया है। अमित मालवीय ने इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें आधा चेहरा राहुल का है और आधा पाकिस्तानी सेना प्रमुख का है। एक अन्य पोस्टर में राहुल गांधी के लिए मीर जाफर लिखा गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने पूछा है कि हमारे कितने लड़ाकू जहाज नष्ट हुए हैं। सीधे सवाल का सीधा जवाब बीजेपी के पास नहीं है, इसीलिए फिर से वो निम्न स्तर की या कहें तो निचले स्तर के हमलों पर उतर आई है। देश के नेता प्रतिपक्ष और दो शहीदों के परिवार से आने वाले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनकी दादी और उनके पिताजी, इस परिवार से आने वाले राहुल गांधी को गद्दार बताते हुए बीजेपी को जरा झिझक नहीं हुई। याद कीजिए, जब कांग्रेस ने बिना सिर के केवल जैकेट और चूड़ीदार वाला एक चित्र दिखाकर गायब लिखा पोस्ट किया था, तो बीजेपी ने इसे मोदी पर हमला कहा था, इसकी आलोचना की थी। कांग्रेस ने तो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन क्या अमित मालवीय को बीजेपी ऐसा करने के लिए कहेगी या इससे आगे भी निचले स्तर के और हमले करेगी, यह देखना होगा। वैसे बीजेपी के हमले बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह एस जयशंकर के बयान पर उसे घेर लिया है, उसमें बीजेपी की हकीकत सामने आ गई है। इधर आज वक्फ संशोधन अधिनियम यानी जो कानून बन चुका है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने जो दलीलें पेश की, उसमें भी जाहिर हुआ है कि इस नए कानून को लाने के मतलब कितने गंभीर हैं। खैर, बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमले करने में लगी है और वहीं राहुल अब भी अपने काम में लगे हुए हैं। आज कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरे होने पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों कर्नाटक में थे, जहां 1 लाख SC, ST और OBC परिवारों को घर का मालिकाना हक दिया गया। इसे कांग्रेस की छठी गारंटी बताया गया है। राहुल गांधी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, आइए उसकी छोटी सी बानगी सुन लेते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी कह क्या रहे हैं इस मसले पे। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक में जिसके पास भी जमीन हो, उसके पास मालिकाना हक जरूर हो। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूं कि जो छठी गारंटी है, उसको हम पूरा करने में कामयाब हुए। 1 लाख परिवारों को आज मालिकाना हक कर्नाटका की सरकार देने जा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम लिया। 2000 हैबिटेशंस को हम रेवेन्यू विलेज घोषित कर रहे हैं। लंबिनी, बंजारा, भोवी, सोलिगा, नायक, इन सब कम्युनिटीज को फायदा मिलने जा रहा है। एक और बात बोली है, 50,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास अभी भी मालिकाना हक नहीं है। हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर उन 50,000 परिवारों को भी मालिकाना हक दिया जाए। कर्नाटका में कोई नहीं होना चाहिए जिसके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज गारंटी कमिटीज हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आप हर परिवार को उनकी डीड जाके दो। हर परिवार को अपना मालिकाना हक मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कर्नाटक हिंदुस्तान का पहला प्रदेश हो जहां जिसके पास भी जमीन है, उसके पास उस जमीन का हक है। फायदा हमने आपको 5 गारंटी का किया था, मगर सच्चाई में हमने आपके लिए 6 गारंटी की है, और ये शायद सबसे जरूरी कर्नाटक के भविष्य के लिए गारंटी है। 5 का वायदा किया, लेकिन ये छठी गारंटी यहां कर्नाटक के भविष्य के लिए गारंटी है। ये कह रहे हैं भविष्य के लिए जरूरी है, ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। वहीं अमित मालवीय के पोस्टर पर आज कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है इस मसले पर, आइए जरा उनको सुन लेते हैं। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ
खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है, लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया, उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने यह सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। तो सुन रहे थे आप यहां सुप्रिया श्रीनेत को, और वो अपनी तमाम बातें यहां रखते हुए मीडिया तक को से सवाल पूछते हुए। अब ये सारी बातें सामने आने पर क्या बीजेपी जवाब दे पाएगी, ये देखना होगा। इधर आज खबर आई कि आज से भारत और पाकिस्तान का जो अटारी बाघा बॉर्डर है उस पर रिट्रीट यानी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो गई है। पहलगाम हमले के बाद इसको रोका गया था और 12 दिन बाद इसे अब शुरू कर दी गई है, और तब इसे मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई कहा था। मगर अब इसका फिर से शुरू होना बता रहा है कि पुराना रवैया अब लौट रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए देश में तिरंगा यात्रा और विदेश में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर भी मोदी की खिंचाई की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसको आपके सामने रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 सालों से लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन जब भारत को पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत थी तो कोई भी देश हमारा साथ देने के लिए आगे नहीं आया। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 विदेश यात्राएं की हैं और 72 देशों का दौरा किया है। इनमें से 10 बार उन्होंने अमेरिका का दौरा किया है। फिर भी मोदी सरकार की विदेश नीति के तहत हमारा देश अकेला खड़ा है। क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ विदेश जाकर फोटो खिंचवाना है? यह बात यहां पर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सवाल और किया है कि कश्मीर में 26 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मोदी कश्मीर नहीं गए क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। आपने यानी केंद्र सरकार ने पर्यटकों से वहां पहलगाम न जाने को क्यों नहीं कहा? अगर आपने उन्हें बताया होता तो 26 लोगों की जान बच सकती थी और यह छोटा सा युद्ध भी रुक सकता था। यह बात आप याद कीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रांची में कही थी, उस बात को दोहराया गया है। तो पहलगाम मसले पर अब सियासी लड़ाई लंबी चलेगी, यह साफ हो गया है। इधर वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी लंबी चल रही है। आज की सुनवाई में सीजेआई बीआर गवई ने
यह साफ किया है कि अदालत का काम कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करना है, लेकिन यह तभी संभव है जब याचिकाकर्ता यह साबित करें कि कानून में कोई गंभीर संवैधानिक खामी है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देता है और इसे वक्फ के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। कपिल सिब्बल ने मस्जिदों और मंदिरों की तुलना करते हुए कहा है कि संविधान के तहत राज्य धार्मिक संस्थानों को वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। उन्होंने तर्क यह भी दिया कि मस्जिदों या कब्रिस्तानों का रखरखाव निजी संपत्तियों के माध्यम से होता है और लोग अक्सर अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करते हैं। नए कानून के प्रावधान इस प्रक्रिया को मुश्किल बना सकते हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि कानून में प्रावधान ऐसे हैं कि वे वक्फ संपत्तियों को बिना किसी सही प्रक्रिया के लेने की अनुमति देते हैं, जो संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कपिल सिब्बल साबित करने में लगे हैं कि इस कानून में गंभीर संवैधानिक खामियां हैं, लेकिन माननीय अदालत ही इस पर फैसला लेगी और तभी पता चलेगा कि इस कानून को लागू करने में मोदी सरकार को सफलता मिलती है या नाकामी मिलती है। फिलहाल तो बीजेपी किसी भी हालत में अपना दम दिखाने की जद्दोजहद में लगी हुई है और इन सबके बीच राहुल गांधी जब सवाल करते हैं तो आखिर बीजेपी को परेशानी क्यों हो जाती है, बीजेपी को टेंशन क्यों हो जाती है? राहुल आखिर लगातार नरेंद्र मोदी की टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, चाहे ऐसे तमाम नरेंद्र मोदी की जो चाहे आप देखिए अभी वक्फ कानून का मामला ही हो या ऑपरेशन सिंदूर पे पूछे गए सवाल हों, नरेंद्र मोदी की टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी? यह बड़ा सवाल है। और बीजेपी की नाकामी कैसे खुल के सामने आ रही है? दो बार राहुल गांधी सवाल पूछ चुके इसी मसले पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, तो अब राहुल गांधी को ही पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी के साथी और लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई को भी कहा जा रहा है और उनके ही राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर आए हैं गौरव गोगोई। तो ये आखिर इतनी भयानक भयानक बातें, इतनी नफरत क्यों भरी है बीजेपी के लोगों में, यह समझने की कोशिश करते हैं आज इस चर्चा में। और क्यों टेंशन में आ जाती है बीजेपी जैसे ही राहुल गांधी मुंह खोलते हैं? तो चलिए, लेकिन पहले उस पोस्टर को देखते हैं जिस पोस्टर का जिक्र हम कर रहे हैं। जरा पोस्टर स्क्रीन पर ले आइए, उस पोस्टर को देखते हैं। एक पोस्टर ये है, जरा ऊपर का दिख नहीं रहा, जरा दिखा दीजिए। इसमें एक कार्टून है, इंडियन आर्मी के बारे में बताया जा रहा है। एक ये जरा लेटर जो लिखा है वो दिखाइए जरा ऊपर का। हाँ, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट वी लॉस्ट, ये पूछ रहे हैं, आस्क लॉर्डली यहाँ वो पूछा जा रहा है। और ये बात पीठ पर किसके, राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है। और पीठ किसकी है? तो शहबाज शरीफ की। ये पीठ शहबाज शरीफ की है राहुल गांधी के लिए। इंडियन आर्मी से राहुल गांधी पूछ रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त हैं। दूसरा एक पोस्टर है राहुल गांधी का पोस्टर, जिसमें आधा राहुल गांधी और दूसरा भाग जो है राहुल गांधी की जगह पे दिखाया गया असीम मुनीर। उस पोस्टर को भी ले आइए जरा। इन दोनों तस्वीरों को देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। आप सवाल करेंगे तो आपको पाकिस्तान परस्त बता दिया जाएगा। देख लीजिए, तस्वीर देखिए, आधा राहुल गांधी, आधा असीम मुनीर। वन एजेंडा, बात करेंगे।